नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता राय सिंघानी, एसोसिएट प्रोफेसर EAFM, गवर्नमेंट PG कॉलेज केकड़ी से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा चैप्टर है पृष्ठांकन या बेचान के प्रकार कौन कौन से होते हैं। एंडोर्समेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन से तरह के टाइप्स इसमें होते हैं। सबसे पहला जो पृष्ठांकन है या बेचान है उसे हम रिक्त, कोरा या साधारण बेचान कहते हैं। इंग्लिश में इसे ब्लैंक या जनरल एंडोर्समेंट कहते हैं। जब बेचानकर्ता किसी चेक या अन्य विनिमय साध्य विलेख की पीठ पर केवल अपने हस्ताक्षर ही कर देता है और बेचान पत्र का नाम नहीं देता तो इसे रिक्त या साधारण बेचान कहते हैं। यदि किसी चेक पर रिक्त बेचान हो रहा हो तो उसका रुपया कोई भी व्यक्ति जो भुगतान के लिए चेक बैंक में प्रस्तुत करेगा वो ले सकता है। इस तरह एक आदेशानुसार चेक और एक रिक्त बेचान करके पुनः वाहक चेक बनाया जा सकता है और फिर यह बेचान के बिना केवल सुपुर्दी द्वारा हस्तांतरित किया जा सकता है। जैसे नीचे मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि मोहन कुमार माथुर, तो इसने सिर्फ अपना नाम लिखा है, तो नेचुरली क्या है कि जो भी वाहक इसे लेकर के पहुँचेगा उसी को इसका भुगतान कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें अन्य पक्षकार का नाम नहीं लिखा गया है। तो ये रिक्त बेचान या कोरा या साधारण बेचान में सिर्फ अपने हस्ताक्षर मात्र से या अपने नाम लिख लेने मात्र से ही बेचान हो जाता है, एंडोर्समेंट होता है और वो व्यक्ति जाकर के बैंक से उसका या सामने वाले को प्रस्तुत करके पैसा प्राप्त कर सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण इसमें आता है पूर्ण या विशेष बेचान, फुल या स्पेशल एंडोर्समेंट इसे कहते हैं, कि जब बेचानकर्ता किसी चेक या अन्य विनिमय साध्य विलेख की पीठ पर अपने हस्ताक्षरों के ऊपर उस व्यक्ति का नाम भी निर्दिष्ट कर देता है जिसे या जिसके आवश्यकता अनुसार या आदेशानुसार वह रुपया दिलाना चाहता है, तो इसे पूर्ण या विशिष्ट बेचान कहते हैं। रिक्त बेचान में हस्ताक्षरों के ऊपर अपना या किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लिखकर वर्तमान बेचान पत्र उसे पूर्ण बेचान लेख बना सकता है। ऐसा करके भी वह वर्तमान बेचान पात्र विलेख के बेचानकर्ता के रूप में कोई दायित्व नहीं उठाता है। पूर्ण बेचान करने वाला जो है चेक आदेशानुसार देय होता है, अतः आगे चलाने के लिए उस पर पुनः बेचान लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ जिसे भुगतान किया जाना है उसका नाम लिख देना ही पर्याप्त होता है और नीचे अपने हस्ताक्षर कर देने पड़ते हैं। इसी तरीके से इसी के अंतर्गत जब कोरे या रिक्त बेचान का धारक जो है पूर्ण बेचान में बदलना चाहे तो वो इसे बदल सकता है। तो ऐसे धारी को पूर्व के पक्षकार के लिए विलेख वाहक को देय ही बना रहना, या धारी जिसने पूर्ण बेचान किया है उसे केवल उसी व्यक्ति के प्रति जिसने बेचान किया है ऐसे नए बेचान पात्र से अन्य व्यक्ति ने विलेख अधिकार से पाया है तो वह उसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। जैसे मान लीजिए उसने लिख दिया है कि दीजिए कृष्णकांत को या आदेशानुसार, नीचे अपना नाम लिख दिया मनोज कुमार सक्सेना, तो यहाँ पे क्या है कि उसने लिख दिया है कि अमाउंट जो है कृष्णकांत को दिया जाए या उसके आदेशानुसार किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। और कौन कर रहा है इसका बेचान? मनोज कुमार कर रहा है। तो यहाँ पे ये एक मैंने एग्जांपल इसीलिए दिया है कि हम जब किसी का नाम डाल देते हैं या उसके आदेशानुसार डाल देते हैं तो वह क्या हो जाता है, साधारण या रिक्त बेचान से पूर्ण या विशेष बेचान में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगला तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट इसका है, तीसरे तरह का बेचान होता है प्रतिबंध युक्त बेचान, रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट जिसे हम कहते हैं। कि इस बेचान के अंतर्गत बेचानकर्ता किसी चेक या बिल के आगे बेचान करना रोक लेता है या जिसमें संकेत होता है कि बेचान लेख स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं करता, केवल चेक से बेचानकर्ता के निर्देशानुसार प्रयोग करने का अधिकार मात्र ही प्रदान करता है, प्रतिबंध युक्त बेचान कहलाता है। ऐसा बेचान उस विनिमय साध्यता को सीमित कर देता है कि केवल, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैंने नीचे बना रखा है, आप देख रहे होंगे कि केवल A.K. तोमर को दीजिए PD जैन। अगर उसने लिख दिया कि A.K. तोमर को दीजिए तो अभी भुगतान किसको होगा? A.K. तोमर को ही होगा, किसी और व्यक्ति को नहीं हो सकता है या उसके आदेशानुसार भी किसी को नहीं हो सकता है। अगर हमने लिख दिया A.K. तोमर को या उसके आदेशानुसार संग्रह के लिए दीजिए, नीचे अपना साइन कर दिया है तो भी पॉसिबल है। अगर लिखा है मोहनलाल के लिए A.K. तोमर को दीजिए तो भी पॉसिबल है कि हम क्या कर रहे हैं, मोहनलाल को पेमेंट करना था पर उसको नहीं दे करके उसकी जगह पे A.K. तोमर को दे रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है। पर इसमें बहुत प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं कि आगे के लिए नहीं काम कर पाता है या वो
आगे के लिए बेचान संभव नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे इस बात को बहुत ध्यान रखना होता है कि बेचान संभव है या नहीं है। चौथा और महत्वपूर्ण तरह का जो बेचान है वो आंशिक बेचान कहलाता है। पार्शियल एंडोर्समेंट इसे कहते हैं कि उस बेचान लेख को आंशिक बेचान कहते हैं जिसके द्वारा चेक या अन्य विनिमय साध्य विलेख में लिखित रकम के केवल एक अंश देने का ही निर्देश दिया जाए। ऐसा बेचान अवैध होता है क्योंकि कुल के अनुसार विलेख पर ऐसा कोई बेचान विनिमय के आशय से वैध नहीं होता है जिसका उद्देश्य उसमें उल्लेखित धन के केवल एक भाग का ही हस्तांतरण करना हो। वह बेचान उस अवस्था में किया जा सकता है जबकि चेक के अधिकारी को या तो कुछ रकम पहले ही नकद या अन्य रूप में दी गई हो या किसी कारण से चेक की रकम न एक अंश का ही भुगतान इसमें करना होता है। इसका भी मैंने एक एग्जाम्पल नीचे बनाया है, एग्जाम्पल कोट किया है कि किंतु ऐसी दशा में रकम का एक भाग पहले ही चुका देने के तथ्य का उल्लेख करते हुए शेष राशि का विनिमय करना वैध होगा। नीचे उदाहरण का क्या दे सकते हैं जो इसमें दे रखा है कि उदाहरण वैध है कि चूँकि ऐसे बेचान करता देनदार बैंक या बेचान पात्र सभी को झंझट होता है। ऐसे में बेचान को अधिक ये वाला प्रचलन में ज़्यादा नहीं है आंशिक बेचान कि जैसे मान लीजिए लिखा है उदाहरण में डॉक्टर कमर अलाम को या उसके आदेशानुसार 200 रुपये जीतिए राम मोहन लिखा है तो उसमें कमर अलाम को या उसके आदेशानुसार बिल के शेष अदत्त 100 रुपये दीजिए। तो उसमें बहुत क्लियर हो जाता है कि पूरा भुगतान नहीं किया जा रहा है, उस राशि का एक पार्ट ही उसमें भुगतान किया जाता है। इसके साथ ही साथ अगला मेन पॉइंट है शर्त युक्त बेचान। कंडीशनल एंडोर्समेंट इसे कहते हैं कि यह वह बेचान होता है जिसमें निर्दिष्ट घटना के घटने पर ही भुगतान करने का निर्देश होता है। या बेचान में स्पष्ट शब्दों में द्वारा बेचान करता अपने के दायित्व से मुक्त रखता है। शर्त युक्त बेचान विलेख के बेचान करता के दायित्व को सीमित करता है, विनिमय साध्यता पर रोक नहीं लगाता है। इसी के साथ इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट आता है कि बेचान करता निम्न रूपों में स्वयं को दायित्व से मुक्त कर सकता है या अपने दायित्व को सीमित बना सकता है। पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि दायित्व से मुक्त कैसे हो सकता है कि जब किसी विलेख पर बेचान किया जाता है तो भुगतान न मिलने पर यदि धारी अपने बेचानकर्ता से उसका भुगतान करने के लिए कहे तो वह ऐसा करने के लिए बाध्य होगा। यदि कोई बेचानकर्ता अपने इस दायित्व से मुक्त होना चाहता है तो वह अपने हस्ताक्षरों में बिना मेरे दायित्व के दीजिए ऐसा लिख देता है कि पे विदाउट अपने आपको दायी न बनाते हुए रिकोर्स टू मी करके लिख देता है तो वह अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। ऐसे बेचान को दायित्व हित बेचान भी कहा जाता है। याद रखना है इसको कि यदि दायित्व रहित बेचान करता बाद के पुनः उस विलेख को अगर धारक बन जाए तो बीच के सभी बेचानकर्ता उसके प्रति उत्तरदायी रहेंगे। इस प्रकार दायित्व हित बेचानकर्ता स्वयं तो बाद के बेचानकर्ताओं के प्रति दायी नहीं होता अपितु उसके बेचान पात्र के रूप में दायी बनाने का अधिकार रखता है। अब इम्पॉर्टेंट सेकंड मेन पॉइंट आता है कि अपने दायित्व को किसी निर्दिष्ट घटना के घटने पर निर्भर बनाना कि बेचानकर्ता विलेख का निम्न प्रकार बेचान कर सकता है। जब जल सम्राट के कलकत्ता पहुंचने पर महेश को या आदेशानुसार दीजिए उस समय बेचान में वर्णित घटना नहीं घट जाती है तो उसका घटना असंभव नहीं हो जाती है। यहाँ बेचानकर्ता दायी नहीं बनेगा क्योंकि इसने क्या किया है निर्दिष्ट घटना के घटने पर उसको लिखा है कि बेचान तभी पॉसिबल होगा जब ये घटना घटेगी। तो ये एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट मुद्दा हो सकता है। अगला आता है बेचान पात्र के विलेख पर देय रकम पाने के अधिकार को एक नियत घटना के घटने पर निर्भर बनाना कि यदि बेचानकर्ता अपने बेचान लेख द्वारा बेचान पत्र के विलेख पर देय रकम पाने के अधिकार से किसी विशेष घटना के घटने पर निर्भर बना देता है तो बेचानकर्ता ऐसे बेचान पत्र से या किसी अन्य पूर्व पक्षकार से देय धन को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वह उसकी घटना घट न जाए। तो ये भी इसमें कई बार शर्त या कंडीशन लगा दी जाती है। अगला एंडोर्समेंट इस तरह का हो सकता है कि अप्रतिष्ठा की सूचना पाने का अधिकार का परित्याग करना कि जब बेचानकर्ता बेचान में यह लिख देता है कि अप्रतिष्ठा की सूचना पाने के अधिकार को वह छोड़ता है तथा इस प्रकार अपने दायित्व में स्वेच्छा से वृद्धि कर देता है तो ऐसे बेचान में ऐच्छिक बेचान कहा जाता है। और इसके ऐसी दशा में अप्रतिष्ठित की सूचना न दिए जाने पर भी बेचानकर्ता विलेख के अप्रतिष्ठित होने के लिए दायी रहता है।
तो यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से बेचान किया जाना चाहिए। अंत में आता है कि एजेंट द्वारा बेचान, कि यदि मान लीजिए एजेंट ने कोई बेचान किया है किसी व्यक्ति के बिहाव पे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पिछले वाले चैप्टर में भी बताया था कि अगर साझेदारी संस्था है और उसने अपना कोई एजेंट नियुक्त करता है कि वह अपने प्रधान को ध्यान में रख करके प्रधान के आदेशानुसार कोई पृष्ठांकन करता है, तो उसके प्रदत्त अधिकारों के द्वारा ऐसा कर रहा है, ये उसमें क्लियर मेंशन होता है। अंततः इस चैप्टर का अंतिम पॉइंट आता है कि इस प्रकार के पृष्ठांकन इस बात के सूचक माने जाते हैं कि पृष्ठांकनकर्ता एजेंट है जिसका अधिकार पृष्ठांकन करने तक ही सीमित है। प्रधान को ये पृष्ठांकन तभी बंधकारी होगा जबकि एजेंट ने अपने अधिकार की वास्तविक सीमाओं के अंतर्गत रखते हुए ही हस्ताक्षर किए हैं। इसी तरीके से बैंकर की स्थिति को भी ध्यान में रखना होता है कि यदि बैंकर पृष्ठांकन युक्त चेक का भुगतान यथाविधि करता है तो ऐसे करते समय उसे कोई कारण या कोई आधार ऐसा नहीं बनता कि उससे शंका उत्पन्न की जाए। तो यथाविधि धारक का भुगतान करते समय बैंक पूरी सावधानी रखता है, पर बैंक अगर यथाविधि तरीके से भुगतान करता है तो उसमें कोई सी भी तरह की जोखिम नहीं होती। तो ऐसे भुगतान के लिए बैंक को कोई जोखिम नहीं होती है। यदि बैंकर को हस्ताक्षरकर्ता एजेंट के अधिकार के बारे में तनिक भी शंका हो तो उचित पूछताछ कर लेनी चाहिए। जब तक उसे हस्ताक्षरकर्ता के वैध अधिकार का साक्ष्य प्रस्तुत न किया जाए, बैंकर को चेक का भुगतान नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से काउंटर पर भुगतान कि पृष्ठांकित चेक का काउंटर पर भुगतान करते समय बैंकर को एजेंट के न केवल पृष्ठांकन करने अपितु भुगतान प्राप्त करने के अधिकार के बारे में भी संतुष्ट हो जाना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए। तभी वो प्रधान के एजेंट के द्वारा किए गए पृष्ठांकन के लिए अधिकृत होता है और भुगतान प्राप्त करने के लिए भी वो इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि बैंकर को काउंटर पर भुगतान करने के बाद कि अतः बैंकर को काउंटर पर भुगतान करने पर सुरक्षा केवल तभी प्राप्त होगी जब भुगतान यथाविधि सद्भावनापूर्वक या सावधानी के साथ किया गया हो। इसी तरीके से एजेंट के अधिकार के संबंध में या कोई संदेह न हो, अर्थात यदि हो तो उसका निराकरण कर लिया गया हो, तथा पृष्ठांकन करने के साथ साथ भुगतान प्राप्त करने का अधिकार भी एजेंट को हो, जिसकी उचित जांच पड़ताल बैंकर द्वारा कर ली जानी चाहिए। यदि बैंकर ऐसा नहीं करता है तो वह असावधानी के लिए खुद दोषी होगा और गलत भुगतान के लिए दायी होगा, जिसका भुगतान के लिए कोर्ट में न्यायालय में उसके प्रति जो है केस किया जा सकता है। इसी तरीके से समाशोधन द्वारा भी भुगतान किया जा सकता है। क्लियरिंग के द्वारा समाशोधन गृह के द्वारा भी भुगतान की दशा में भुगतानकर्ता बैंकर को ये सुरक्षा प्राप्त हो जाती है कि चूंकि चेक एक बैंकर के माध्यम से प्राप्त होता है, अतः भुगतानकर्ता बैंकर यह मान सकता है कि संग्राहक बैंकर एजेंट के अधिक से अधिक के बारे में पूछताछ कर चुका होगा और तभी वो भुगतान करता है। इसी तरीके से एक मुद्दा इस पर भी उठता है कि एक बार ग्राहक या सदावाहक के रूप में जो है माना जाता है कि चेक के संबंध में ये कहा जाता है कि यदि एक बार वाहक सदावाहक, इसका आशय यह है कि यद्यपि किसी आदिष्ट चेक ऑर्डर चेक को सामान्य पृष्ठांकन द्वारा वाहक बनाया जा सकता है, किंतु यदि किसी वाहक चेक पर विशिष्ट पृष्ठांकन भी कर दिया जाए तो वह अनिर्दिष्ट नहीं बन सकता है। इसका कारण यह है कि बैंकर हमेशा बैंक की मूल स्थिति देखता है तथा उसके अनुसार ही यह कार्य करने के लिए बाध्य होता है। मूल रूप से वाहक को देय चेक पर पृष्ठांकन आवश्यक ही नहीं होता, अतः ऐसे चेक पर यदि कोई पृष्ठांकन किया गया हो तो बैंकर उसे देखने के लिए बाध्य नहीं है। अतः यदि किसी व्यक्ति के पास कोई वाहक चेक हो अथवा वह उसका आदिष्ट चेक बनाना चाहे तो उसे वाहक शब्द हटा करके आदिष्ट शब्द लिखना होता है। मूल विलेख पर ही वाहक से आदेशित चेक बनाया जा सकता है, केवल पृष्ठांकन द्वारा ही वाहक चेक को आदिष्ट नहीं बनाया जा सकता है। धन्यवाद, थैंक यू।